मैं मुज़फ़्फ़र अली आपको आदाब करता हूँ। ये जो सिलसिला है गुफ्तगू का, ये 13 मंजिलों से गुज़रेगा। शायद आगे भी इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन महफ़िलों में हम उन चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं और जो हमें कहीं ना कहीं फ़िक्रमंद करती हैं। क्योंकि बग़ैर फ़िक्र के तो मेरे ख़्याल में इंसान का वजूद ही नहीं है। ये फ़िक्र एक ऐसी चीज़ है जो हमें रास्ता दिखाती है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस को लेते हुए आज का मौजू है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये कुछ इसमें राज भी है और कुछ चीज़ें आया भी हैं। और एक कुरान शरीफ की एक आयत का एक अकीमुल वज़ना बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, सेट द स्टैंडर्ड्स विद इक्विटी एंड डू नॉट ट्रांसग्रेस द बैलेंस। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुदरत से छेड़छाड़ करते हैं, मीज़ान उसका बिगाड़ते हैं और फिर उसका ख़मियाज़ा आज हमारी दुनिया भुगत रही है। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे बीच आज बहुत ही ख़ास लोग तशरीफ़ लाए हैं। हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर गौहर रज़ा साहब, जो चीफ़ साइंटिस्ट हैं CSIR में, और डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब। तो आपका इस महफ़िल में खैर मक़दम है। शुक्रिया। और हमारे सामीन जो हैं वो बहुत कुछ इस वक्त उतावले बैठे हैं कि आपसे सुने ये जो कुदरत के राज हैं वो क्यों मतलब बिगड़ रहे हैं और क्या ये लोग कर सकते हैं। रज़ा साहब, एक तो मैं ये शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो हम पूरी ज़मीन की बात कर रहे हैं, पूरी धरती की बात कर रहे हैं, और उसका 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा खुश्की है तकरीबन, और उसके ऊपर एक बहुत ही पतली परत है। मतलब अगर पूरी ज़मीन को देखा जाए तो छिलके की एक परत प्याज की जितनी होती है ऊपरी, उतनी परत की हम बात कर रहे हैं, और वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाएगा। तो मीर इसके बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। जब हम यानी इंसान या कोई जानवर जब अपने काम शुरू करता है, अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, तो वो नेचर के साथ, ज़मीन के साथ, हवा के साथ, उसके साथ बदलाव लाता है उसमें। और सांस भी लें तो बदलाव लाती है। लेकिन ये बदलाव अगर ऐसा हो जाए कि ये परत बिगड़ने लगे, चटकने लगे, ख़राब होने लगे, मरतूब होने लगे, या हमारे पानी जो बहुत बड़ी सिंक है, यानी जो इस ज़मीन को ज़िंदगी दी है जिसने और अभी भी दे रही, वो अगर बिगड़ जाए तब फिर हमारी ज़िंदगी को खुद ख़तरा पैदा हो जाता है। और आज की ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उस ख़तरे का पेशखेमा हो गई है कि शायद हम वापस ना जा पाएँ। वैसे तो ज़मीन अपना ख्याल खुद रख लेती है, लेकिन पिछले 200 साल में 18वीं 19वीं सदी और 20वीं सदी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ का बनना, और फिर इसके साथ बड़े पैमाने के ऊपर छेड़छाड़ का होना, उससे 20वीं सदी की शुरुआत में ख़तरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। तब हमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, यानी साइंटिस्ट्स को भी पता नहीं था, कुछ बातें हो रही थी। पर 20वीं सदी के वस्ती दहाइयों में आते आते
लोगों को ये लगने लगा कि ख़तरा बड़ा ख़तरा है और इस ख़तरे के बहुत सारे असरात होने जा रहे हैं। इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि ये जो परत है इसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन है, बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन है, और जब इसमें अबखरात यानी पानी या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पहला कदम शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ये है कि जो सूरज से रोशनी और गर्मी आ रही है हम तक, वो गर्मी ज़्यादातर वापस फिजाओं में चली जाती है, कुछ रह जाती है, और इन दोनों में बैलेंस है। जिस बैलेंस की आपने अभी बात की कि बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस तब डिस्टर्ब हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, पानी बढ़ जाए या CFC गैसेस बढ़ जाए। इन हालात में गर्मी ट्रैप हो जाती है, कैद हो जाती है, और फिर वो गर्मी बढ़ती जाती है। और जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे अबखरात बढ़ते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अबखरात के बढ़ने से फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं, साइकिल गड़बड़ाने लगती है। और ऐसे में जो बढ़ रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर, यानी दर्जे हरारत ज़मीन का बढ़ रहा है, वो न सिर्फ इन हालात की तरफ ले जा सकता है कि बड़े ड्राउट्स हों, यानी कहत पड़े, पानी की कमी हो जाए या पानी की ज़्यादती हो जाए, जो फसलें उग रही हैं वो जहाँ उगती थी वहाँ ना उगें, यानी आपके रहन सहन के ऊपर असर पड़ने लगे। और फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा असर डाले तो हमारे ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ है जो दर्जे हरारत को एक हद तक काबू में रखती है, वो अगर कम हो जाए तो फिर पानी का लेवल यानी उसकी सतह ऊंची हो जाएगी दोनों तरह से ही। यानी बर्फ़ पिघल करके समंदरों में उसके दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से उसको ऊंचा कर देगी, और दर्जा हरारत बढ़ता है तो हमें सबको मालूम है, जिसने भी 10वां पास किया है, कि चीज़ों का हजम भी बढ़ता है। तो अगर इतने बड़े हिस्से में जो पानी है उसका हजम बढ़ेगा तो उससे भी वो ऊपर आएगा। यानी जो ऐसे मुल्क हैं जिनकी सतह बहुत ज़्यादा नहीं है ऊपर पानी से, वो डूब जाएंगे। ये भी होगा कि बांग्लादेश जैसी जगहों के ऊपर पानी आगे तक आ जाएगा, हमारे साउथ के इलाके में पानी ऊपर आ जाएगा, तो रहने की ज़मीन भी तंग होती जाएगी। ये हैं ख़तरात जो आज के ख़तरात हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको चैलेंज भी कर रहे हैं कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि सब कुछ हाथ से निकल गया हो, शायद हम इसे पकड़ सकते हैं और वापस ज़मीन को इस हाल में ला सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? ज़्यादातर साइंटिस्ट का यही मानना है कि ये अभी हाथ से नहीं निकला है, लेकिन अगर फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिए गए तो लगभग 20 से 28 मिलियन टन हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ रहे हैं, और पिछले 10 सालों में ये 22 से 28 या 30 तक पहुंची है। तो अगर हम इसे रोक दें तब भी ग्लोबल वार्मिंग आगे बढ़ती रहेगी। जो मेजर्स लिए गए हैं, अगर वो पूरी तरह से ले लिए जाएं, यानी जो इक़दाम उठाए हैं ज़्यादातर मुल्कों ने, अगर वो पूरी तरह से चलते रहें तो फिर शायद 2020 के बाद इसका एक ऐसा मोड़ आ सकता है जब ग्लोबल वार्मिंग को हम अरेस्ट कर पाएँ। 2020 तक अभी के हालात में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई सिलसिला नहीं। यानी अगर हम सब कुछ सारे इक़दाम ले लें, जिसमें मिटिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ कर लें तो भी 2020 तक तो बढ़ेगा ही। तो गौर भाई, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सिविल एविएशन का क्या इसमें कितना असर है? इसमें जो असर है वो 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है जो एविएशन या ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, जिसमें हम फ्यूल, जो नेचुरल फ्यूल है,
वो जलाते हैं। बड़े पैमाने पर आप देख ही सकते हैं दिल्ली शहर के क्या हालात हैं। सैकड़ों हज़ारों कारें हैं और अब सैकड़ों हज़ारों जेट एरोप्लेन आते जाते हैं। उनका 1/3 हिस्सा है टोटल पॉल्यूशन में। 1/3 हिस्सा वो है जो बिजली बनाने की वजह से होता है, यानी कोयला जलाकर जो बिजली बनाई जाती है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मिक़दार में भेज रहे होते हैं, वो उस छोटी सी परत में जिसकी मैं बात कर रहा था। 1/3 दूसरी वजूहात हैं जिनमें जानवर पालने से लेकर के कटना पेड़ों का, डिफॉरेस्टेशन वगैरह वगैरह, पानी को जमा करने से भी होती हैं, डैम बनाने से भी कुछ असर पड़ते हैं, फसलों से भी कुछ असर पड़ते हैं। तो वो सब 1/3 हैं, यानी जो बाकी का बचा तकरीबन 60-70% फ़ीसद जो है, वो अगर हम अपने रहन सहन को बदल दें तो बहुत आसानी से बदला जा सकता है। हम कम से कम कोयला जलाएं, उसका इस्तेमाल करें। और ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, अक्सर इसको रिलेट कर दिया जाता है कि वो इंडिविजुअल ठीक कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ये बड़े मुल्कों को जो ज़्यादा आलूदगी कर रहे हैं उनको ये फ़ैसला लेना होगा। उसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, चीन भी शामिल है, लेकिन जो ज़्यादा ज़माने से कर रहे हैं इसको आलूदा, उनकी ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये मुल्कों के लेवल के ऊपर जो IPCC या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और उसमें जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं उनको सही तरीके से लागू किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। चलिए, आगाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगाही के सवाल के ऊपर भी मैं कुछ कह देता हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। आगाही का ऐसा है कि अलग अलग ख़ित्तों में दुनिया के और अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरह की आगाही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी ज़्यादातर ये डिस्कस कर रहा है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ इंसान की हरकतों की वजह से है या ये एक कुदरती इसकी वजह है। यूरोप में ज़्यादातर लोग, तकरीबन 70% लोग ये यकीन रखते हैं कि ये एंथ्रोपोजेनिक है, यानी इंसान जो कुछ कर रहा है उसकी हरकतों की वजह से हो रही है। अफ्रीका में तकरीबन 10 से 15% तक लोगों को ये ख़तरा महसूस हो रहा है, बाकी को ये ख़तरा पता ही नहीं है। हिंदुस्तान और चीन में अभी नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा सरफेस के ऊपर है, तो लोग जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी कम है, बाकियों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा। तो आगाही भी अलग अलग तरह की है जिसे हमको मतलब इंसानियत के ख़तरे की तरह से अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। हम आगही को रोकते हैं और आगही हमें बर्फ़ तगी ये शौक़ कहानी चली। हाँ परवेज़ भाई, आप कुछ फरमाएं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारी ज़मीन जो है उसकी एक इनफरादियत और ख़ूबसूरती जो है वो इस पे ज़िंदगी का वजूद है। और ज़िंदगी की हम सब वाकिफ़ हैं कि 2 अक़साम हैं जो हर एक को नज़र आती हैं, कि जिसको हम जानवर और पौधे कहते हैं। इन दोनों के बीच में बड़ा ख़ूबसूरत तालमेल है। ये मैं तवाज़ुन से बात लेके चल रहा हूँ जिसका आपने उस आयत से इशारा किया कि अक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, कि हरे पौधों में कुदरत ने ये सलाहियत दी है कि वो शक्कर साज़ी कर सकते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, शुगर्स बना सकते हैं, और इस अमल के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को ख़ारिज करते हैं। बाकी तमाम जानदार अपनी ज़िंदगी के लिए तवानाई बनाने के लिए, हर काम को करने के लिए, चाहे वो छोटा सा सैल हो या हम है या हाथी है, उस ग़िज़ा को जो इस्तेमाल करता है, जो लेता है, उसको वो तहलील करते हैं, तोड़ते हैं मेटाबॉलिज़्म से, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ख़ारिज होती है।
तो बुनियादी तौर से ये दो गैसें हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका तवाज़ुन इस पूरी दुनिया को और ज़िंदगी को चलाता है। अब यहाँ यानी काबिल गौर बात यह है कि हरे पौधे सिर्फ ये काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटी सी काई हो जो आपको अपनी नल की टोटी के नीचे नज़र आती है, या समंदरी काई हो, दरियाओं नदियों में काई हो, तैरती हुई काई हो, या छोटे दरख्त हों या बड़े दरख्त हों। जो भी हरा जानदार है वो ऑक्सीजन गैस को पैदा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जानवर का फुजला है, जिसे हम हर बार जब सांस छोड़ते हैं बाहर, इसको बाहर छोड़ देते हैं, और ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह इसका अंदाज़ा हमें अक्सर होता है कि अगर सर्दियों में बहुत ठंड लगे और रज़ाई से मुंह ढक लें तो घुटन होने लगती है। और सर्दियों में अक्सर हम खबरें भी पढ़ लेते हैं कि एक कमरे में 5 लोग मुर्दा पाए गए, पता ये लगता है कि वो अंगीठी जला के रखी थी और किवाड़ें बंद थीं, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो गई कि वो इससे पहले के एहसास, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको बेहोश करती है और उसके बाद ख़त्म कर देती है, तो एहसास ही नहीं कर पाते। तो ये हरे पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो बेसिकली सब जानदारों का जहर है मय हरे पौधों के, उसको जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन पैदा कर देते हैं। तो ऑक्सीजन पैदा करना हरे पौधों का एक काम है, और उस ऑक्सीजन से ज़िंदगी का वजूद है इस पूरे सैयारे के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग का बराह रास्त सिलसिला इस बात से है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ रही है। अब ये जो मकदार बढ़ने वाली एक, मैं समझता हूँ एक सुसाइडल या हर जानदार के लिए ख़तरा बनने वाली जो सिलसिला है, जो कोशिश या तरीक़ा है, उसकी वजूहात दो हैं और बड़ी दिलचस्प है कि एक तरफ तो जो हमारे मसीहा हैं हरे दरख्त और पौधे, जो हमारी इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं, उनको हम काटते हैं, कभी खेती के वास्ते, कभी आबादियों के वास्ते, कभी इंडस्ट्री बनाने के वास्ते, कभी उस लकड़ी को इस्तेमाल करने के वास्ते। तो एक तरफ जो मसीहा हैं हमारे, जो हमें हयात बख्श ऑक्सीजन देते हैं, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। दूसरे हमारी एक्टिविटीज़, हमारी समाज की हरकतें, एक्टिविटीज़ जो हैं, जिनको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं, वो जाने अनजाने में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यकीनन ग्लेशियर जैसा आपने कहा, जब पिघलेंगे समंदरों की सतह बढ़ेगी, और बहुत से हमारे जजीरे ख़ुद इंडियन ओशन में डूब चुके हैं, कुछ डूबते हैं, कभी कभी उभर आते हैं। बल्कि एक मैं रिसाला साइंस का उर्दू में निकालता हूँ, उसमें उभरते डूबते जजीरों पे मैंने पूरी एक टाइटल स्टोरी तैयार करी थी और पूरा इशू इसे डिवोट किया था कि ये चीज़ें हैं क्या। तो इसमें हम सबका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वाकफियत और आगही और इस मैसेज को फैलाना। अगर हम कारपूल कर सकते हैं, मैंने अपने कॉलेज में, मेरे कई साथी ऐसे हैं जो, बल्कि हमने नाम भी रख दिया है भाई, ओखला एक्सप्रेस आ गई। ओखला की जब गाड़ी आती है तो ओखला का स्टाफ आ जाता है, वो फिर वेट करते हैं स्टाफ रूम में और साथ जाते हैं, और टर्न उन्होंने बना रखे हैं। तो हम सब अपनी अपनी जगह जहाँ हैं, इस चीज़ों को लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, कारपूल्स बना सकते हैं, कंजम्पशन लेवल कम कर सकते हैं, ईंधन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी गाड़ियों को आप अच्छी ड्राइविंग करके, जिसके उसूल सब बताते हैं, पेट्रोल ही नहीं बचाते, बल्कि जो धुआं आपकी गाड़ी फेंक रही है उसके वक्त से सर्विस कराइए, ट्यून रखिए इंजन को, और बहुत से प्रिकॉशंस हैं जो मेरे ख्याल में यहाँ इस वक्त ये वक्त और मौजू नहीं है इस चीज़ पे बात करने का। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम भी कुछ इसमें अपना ताउन दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। अब आपने इनको सबको इतना फ़िक्रमंद कर दिया है, तो इनकी कुछ फ़िक्रें भी सुन लें, कुछ इनके पास सुझाव क्या हैं? सर, एक बहुत छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा था। जैसे कि आपने जिक्र किया कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक प्याज के छिलके के बराबर से इतनी पतली एक लेयर है। हाल मेरे ख्याल से आप ओजोन लेयर का जिक्र कर रहे होंगे। बीच में सुनने में आया था ऐसा कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, छेद हो रहा है, जिससे कि काफ़ी अफरा तफरी मची थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके उसमें अंदर से यूवी रेज आती हैं और अलग अलग तरह के रेज आती हैं, जिससे कि तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर सुनने में आया था कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि वो जो होल हुआ था उस ओजोन लेयर में, उसको बंद किया गया है। तो जो असली ओजोन लेयर है वो, और जो साइंटिस्ट ने अब बंद कर दी है, दोनों में कितना डिफरेंस है? ओजोन O3 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है। यानी 2 एटम्स हैं या 3 एटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स हैं। तो इनमें फ़र्क ये होता है कि जहाँ 3 एटम्स मिले हुए होते हैं उनमें ताकत होती है
गर्मी को जज्ब करने की और गर्मी को रेडिएट करने की। जब दो एटम्स की कपलिंग होती है तो उसमें ये ताकत नहीं होती। यानी जो ख़तरे हैं वो O2 या N2 से नहीं हैं, CO2 जिसमें दो ऑक्सीजन के, और यहाँ ओजोन लेयर। मैं जब उस पतली परत की बात कर रहा था तो सिर्फ ओजोन लेयर की बात नहीं कर रहा था, मैं उस परत की बात कर रहा था जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट होता है। दो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट एक उस परत की वजह से होता है जो बहुत पतली है, जिसका एक नन्हा सा हिस्सा ओजोन लेयर है, और दूसरे पानी की वजह से। पानी बहुत बड़ी सिंक है जिसके अंदर चीज़ें जज्ब हो जाती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो गर्मी हो, वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत सबसे ज़्यादा होती है। ये जो ओजोन लेयर की आप बात कर रहे हैं, उस ओजोन लेयर में लोगों का ये ख्याल था कि नेचुरली छेद होते हैं और वो बंद हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने बंद नहीं किए। लेकिन अगर CFC गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें हमारे एयर कंडीशनर में भरी जाने वाली बहुत सारी गैसेस और फ्रिज के अंदर और चीज़ों में भी इस्तेमाल होती हैं CFC गैसेस, वो जब जाती हैं तो ये 3 जो ऑक्सीजन एटम है उनको तोड़ देती है। उसकी वजह से होल्स पैदा हो सकते हैं। अब जो हमारे नए फ्रिजेस बन रहे हैं, नए एयर कंडीशनर बन रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं देना चाहती थी, अब दे रही हैं वो टेक्नोलॉजीज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। शायद ये उसका फ़र्क है। अभी हम वसूख के साथ साइंटिस्ट नहीं कह सकते कि क्योंकि CFC थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई है उसकी वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ओजोन होल बढ़ रहा था, वो रुक गया है। ओजोन होल अभी भी मौजूद हैं, ख़ास तौर से उस इलाके में जो जिसको हम जनूबी अमेरिका कहते हैं। ओजोन होल अगर पैदा हो जाए तो उससे 2 ख़तरे हैं। एक सीधा ख़तरा है स्किन कैंसर होने का, क्योंकि उन इलाकों में जहाँ ओजोन होल होगा वहाँ पर सूरज की जो शुआएं हैं वो हमारी स्किन को जला सकती हैं और वो बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ कैंसर पैदा कर सकती हैं। दूसरा ख़तरा जो है वो ये है कि जो कुछ एब्सॉर्ब करके रेडिएट वापस कर देती है ओजोन लेयर, वो शुआएं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, उन शुआओं को आने का रास्ता मिल जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा तक़वियत मिल जाती है। सर, जैसे कि अभी बीच में जो है अफ्रीका से एक महामारी सी आई है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये भी कहीं से ग्लोबल वार्मिंग से लिंक है? इसका कोई ताल्लुक, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है साइंटिस्ट के पास कि उसका कोई ताल्लुक है दोनों का। परवेज सर, ये सवाल मेरा आपके लिए ख़ास तौर पे, आपने गाड़ियों का जिक्र किया था कि कारपूल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम रोज़ाना देखते हैं कि टीवी पे एक नई मोटरसाइकिल का ऐड आ रहा होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर बाइसिकल इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट किया जाए और जो वर्क प्लेस के पास हैं वो साइकिल से आया करें अपने ऑफिस में, अपनी पोजीशन या अपनी पोर्टफोलियो को एक साइड पर रख के, तो शायद कुछ हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। यकीनन बिलाशुबा आपने सही फरमाया, बहुत बचत हो सकती है, क्योंकि इंजन चाहे कार का हो या मोटरसाइकिल का हो, मकदार में फ़र्क होता है, लेकिन ईंधन सब जगह जलता है। जहाँ भी ईंधन जलेगा वहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, खाली जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो मोटरसाइकिल्स में भी ये होता है और यकीनन ये बहुत अच्छा होगा। और वहाँ पे भी देखिए बात वही आती है कि अगर हमारी अपनी ख्वाहिश हो, लेकिन यकीनन कहीं कहीं पे लिमिटेशन है। मिसाल तौर पे जो लोग सड़कों पे दूर के फासले तय करते हैं उनके लिए साइकिल चलना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हमारे यहाँ साइकिल ट्रैक्स नहीं हैं। तो ये कहीं पे हमारी हुकूमत की सतह पे भी प्लानिंग की कमी है कि हमने भी इस तरफ प्रमोट नहीं किया। उसमें अपनी प्लानिंग की भी कमी है, कुछ उन इंडस्ट्रीज़ की कैंपेनिंग भी है जिन्होंने एक हद तक हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, ट्रक को इतना बढ़ाया कि रेल को नहीं डेवलप होने दिया। इन सब चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमारी आगही और वाकफियत और अवेयरनेस बड़ी अहम है, क्योंकि इन चीज़ों की हम डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें यहाँ शुरू होंगी तो हो सकता है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद हम लोग इलेक्शंस में इन चीज़ों को उठाएं, डिमांड रखें कि हमें ऐसी जगह चाहिए, हमें साइकिलिंग के ट्रैक्स चाहिए जहाँ हम साइकिल चला सकें। लेकिन जहाँ जिन इलाकों में महफूज है साइकिल चलाना,
और उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी कैंपेन की ज़रूरत है कि हमारी ये सोच ख़त्म हो कि जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है वो बेहतर है और जो साइकिल पे चल रहा है वो गरीब है या वो काबिल तवज्जो नहीं है। तो हमें कुछ अपने तवज्जो के पैमाने भी बदलने पड़ेंगे कि हमारा समाज किन की इज़्ज़त करता है। क्या हम घर पे रुकने वाली गाड़ी को देखते हैं या ये देखते हैं इसमें से उतरा कौन है और वो शख्स क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। तो ये देखिए करा धरा हमारा भी है। हमारे समाज ने कुछ मादी पैमाने तय कर दिए हैं, कुछ मादी की एक सतह है जिस पर हम समझते हैं कि साहब इस लेवल, और उसी से ये सब होता है कि आदमी एक गाड़ी छोड़ के बड़ी लेता है और जो ज़्यादा ईंधन जलाती है, इतनी बड़ी गाड़ी है ट्रक के साइज़ की, एक आदमी बैठ के चला रहा है, कितना सब कुछ फूक रहा है, लेकिन शायद उसको तसल्ली मिल रही है और वो समाज के किसी एक तबके को तो मरूब कर पा रहा है। तो इसमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस सोच को भी बदलें कि हम इंसान की कदर करें, उसकी कदर उसके कपड़े, उसके मकान, उसकी गाड़ी से ना हो। तो इस चीज़ को लेके आज जो हम लोगों ने गुफ्तगू की, तो हमें मेरे ख्याल में आपको सबको, नाजरीन को भी एक फ़िक्र पैदा होगी और इस फ़िक्र से ही रास्ते निकलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर इस महफ़िल में आप तशरीफ़ लाइएगा। आदाब।